दोस्तों, क्या आपको टीडीएस के बारे में बहुत सारे क्वेरीज है? टीडीएस कब डिडक्ट करना है, किसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस के इंटरेस्ट और पेनल्टीज ये सब क्या है? आपको ये सारे कंफ्यूजन्स होते रहेंगे। अगर ऐसा ही कंफ्यूजन आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले देखते हैं टीडीएस किसने डिडक्ट करना चाहिए। उसके लिए पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें बहुत आसानी होगी ये समझने में कि टीडीएस किसे और कब डिडक्ट करना चाहिए। एक इसमें पार्ट 1 में लेते हैं हम लोग इंडिविजुअल्स और एचयूएफ, और दूसरे पार्ट में लेंगे हम बिजनेसेस। बिजनेसेस मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, पार्टनरशिप कंपनीज है, या एलएलपीज है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, ये सारी चीज़ें आएंगी बिजनेस में। तो इंडिविजुअल्स ने कब टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए, इसके लिए हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है जो बिजनेस करते हैं और दूसरे है जो प्रोफेशन में है, यानी कि प्रोफेशनल्स है। तो बिजनेस में जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स या एचयूएफ जो बिजनेस में है, अगर उनका टर्नओवर 1 CR दैट इज 1 करोड़ के ऊपर अगर चला जाता है तो वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मैंडेटरी हो जाते हैं। दूसरे हिस्से में है प्रोफेशनल्स। अगर प्रोफेशनल्स जो है, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो प्रोफेशन में है, अगर उनका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर चला जाता है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अभी हमने इंडिविजुअल के केसेस में क्या देखा, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो बिजनेस कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो प्रोफेशन में है। बिजनेस जो कर रहे हैं उनका अगर टर्नओवर 1 CR के ऊपर है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। प्रोफेशन में जो लोग हैं, अगर उनका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। तो ये हो गई इंडिविजुअल्स और एचयूएफ की बात। अब जाते हैं जो अदर्स है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, पार्टनरशिप फर्म्स है, एलएलपीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। इनको टीडीएस अगर वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जाता है, जो भी लिमिट्स है हर एक सेक्शन में, अगर उसके ऊपर चला जाता है तो इनको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी ही है। मतलब इनको उनका टैन नंबर, जो हमारा टैक्स अकाउंट नंबर रहता है, तो वो नंबर निकालना जैसे हमारा पैन रहता है तो वैसे ही टैन निकालना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। भले ही बिजनेस का टर्नओवर 1 रुपये या 10 रुपये या 100 रुपये क्यों ना हो, उनके लिए टर्नओवर की लिमिट नहीं है। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है उनको टीडीएस के लिए रजिस्टर करना या टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात हमने देखी हु शुड डिडक्ट टीडीएस, यानी कि टीडीएस किसने डिडक्ट करना चाहिए। अब दूसरी चीज देखेंगे कि टीडीएस हमें कब डिडक्ट करना है। तो दोस्तों, ये टीडीएस कब डिडक्ट करना है, ये जो पूरा है सेक्शन, तो इसको बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड करा है बेस्ड ऑन कि आपका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। अगर आप रेंट दे रहे हो तो उसके लिए अलग सेक्शन है, अगर आप प्रोफेशनल के लिए पैसे दे रहे हो तो वो अलग सेक्शन है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दे रहे हो तो वो अलग सेक्शन है। तो ये सारे सेक्शन हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे। इसमें मैं सारे सेक्शंस तो कवर नहीं कर सकती, लेकिन जो मेनली बिजनेस में कॉमनली यूज होते हैं सेक्शंस, तो मैं आज वो सारे सेक्शंस कवर कर दूंगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो सेक्शन में छोड़ दो, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे कि बेसिक या कॉमन सेक्शंस जो टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होते हैं एक बिजनेस के लिए, तो वो कौन से हैं। तो पहला सेक्शन देखते हैं सैलरी का। एम्प्लॉय हमारा सबसे बड़ा एसेट है, तो देखते हैं कि सैलरी के ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट करना है। तो दोस्तों, एक्चुअली सैलरी के ऊपर ऐसा कोई स्पेसिफाइड परसेंटेज तो है नहीं टीडीएस में, लेकिन इसका सेक्शन है 192B। 92B सेक्शन के अंडर आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो। अभी आपको मालूम है कि 7 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं आता है, और 7 लाख के ऊपर जो भी टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मतलब अगर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो आपके कुछ एम्प्लॉयज़ रहेंगे जिनका 7 लाख के नीचे आ रहा है सैलरी पोर्शन, तो आप उन पे टीडीएस नहीं डिडक्ट करोगे तो भी चलेगा। 7 लाख के ऊपर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है उनका आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन निकाल लो, उसमें से जो भी टैक्स पोर्शन या टैक्स लायबिलिटी आ रही है आपकी, तो वो आप 12 मंथ्स में इक्वली डिवाइड करो और उस हिसाब से आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो। ये एक मेथड है। दोस्तों, दूसरी मेथड ये भी है कि आप एक डिसाइडेड परसेंटेज, मतलब 10%, 15%, ये एक डिसाइडेड परसेंटेज के बेसिस पे आप सब एम्प्लॉयज़ का टीडीएस कट कर सकते हो। तो ये हो गया 92B जो
टीडीएस ऑन सैलरी का सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं 193। ये सेक्शन डिविडेंड के ऊपर है। अभी पहले क्या होता था, फाइनेंस एक्ट 2020 के पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था। पहले कंपनी क्या करती थी, डीडीटी डिडक्ट करती थी, मतलब जो भी डिविडेंड दे रही है कंपनी उसके ऊपर वो 10% डिडक्ट करती थी। और ये जो डिविडेंड होता था ये शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्स फ्री होता था। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो डिविडेंड है वो इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ही टैक्सेबल करा है। तो कंपनी तो डीडीटी से अभी फ्री हो गई है, लेकिन 193 सेक्शन के अंडर कंपनी ये डिविडेंड के ऊपर 10% टैक्स कट कर सकती है या टीडीएस कट कर सकती है, और वो जो 10% है वो इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर को उसका रिबेट मिल जाता है। तो 193 सेक्शन कहता है कि टीडीएस ऑन डिविडेंड रहता है वो 10% रहता है। अगर 5,000 के ऊपर डिविडेंड है तो आपको 10% डिडक्ट करना है। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन है 194A, जो रहता है इंटरेस्ट अदर देन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो किसी को तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स डिडक्ट करना ज़रूरी है। यह है 194A, मतलब अगर आपने NBFC से लोन लिया है तो उनको जो आप इंटरेस्ट दोगे तो उसका 10% डिडक्ट करके आप बाकी का इंटरेस्ट उनको पे करोगे। तो ये है 194A, जो रहता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज, तो उसका परसेंटेज है 10%। तो नेक्स्ट सेक्शन जो होता है वो सबका प्यारा सा सेक्शन है, क्योंकि ये पेमेंट हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। 194C सेक्शन क्या बोलता है, जो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स है उस पर कितना टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। तो अभी बहुत सारे लोग, बहुत क्लाइंट्स मुझे ये सवाल पूछते हैं कि मैडम 1% पे करना है, 2% पे करना है, अगर 100 रुपये भी दे रहे हैं तब भी टीडीएस कट करना है कि नहीं। तो इस सारे सवाल के जवाब मैं आज आपको दे देती हूँ। तो इसमें अगर दो चीज़ें हैं, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन आप 30,000 के ऊपर कर रहे हो तो आपको टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्ट करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, अगर आप 30,000 से ऊपर सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो लेकिन आपका एग्रीगेट टोटल जो पेमेंट्स है कॉन्ट्रैक्टर को वो 1 लाख से ऊपर चला जा रहा है तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। एक कंपनी है और उनके पास A, B और C 3 कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर को वो हर टाइम 10,000 पेमेंट करता है, हर महीने 10,000 का कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है। तो सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 के ऊपर नहीं है तो हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये हर महीने 10,000 कर रहा है तो 1 साल में वो 1,20,000 तक पहुंच जाएगा। दैट मीन्स एग्रीगेट वैल्यू जो उनकी हो रही है ईयर में तो वो 1 लाख को क्रॉस कर रही है, तो हमें टीडीएस इस पे डिडक्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ लेते हैं या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर बी है इनको वो 45,000 का वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं लेकिन साल में और कोई भी पेमेंट नहीं है, फिर भी इनको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है क्योंकि वन टाइम सिंगल पेमेंट उनका 45,000 हो रहा है। और सी जो है हमारे एग्जाम्पल में, सी को वो 2-2 हज़ार के हर महीने पेमेंट कर रहे हैं तो इनकी एग्रीगेट वैल्यू भी 1 लाख के ऊपर नहीं है और सिंगल ट्रांजैक्शन की वैल्यू भी 30,000 से ऊपर नहीं है। तो सी के ऊपर अगर उन्होंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो भी चल जाएगा। तो ये था कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। तो हमने अभी देखा कि इसकी लिमिट क्या है। अब हम देखेंगे कि कौन से रेट से हमें टैक्स डिडक्ट करना है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है तो आपको 1% से करना है, और अगर अदर देन इंडिविजुअल है यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको 2% से वो टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर वो उन स्लैब्स में बैठ रहे तो आपको 1% या 2% से आपको उनके टीडीएस पे डिडक्ट करना मैंडेटरी है। अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको उनका पैन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर पैन नहीं है तो ये परसेंटेज डायरेक्टली 20% तक चला जाता है। तो पैन होना सबसे मैंडेटरी है। कौन से भी सेक्शन के अंडर आप टीडीएस डिडक्ट कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट पैन टीडीएस मत डिडक्ट करो, नहीं तो टीडीएस रेट एकदम हाइक हो जाता
है। ये जो 1% 2% है वो 20% हो रहा है इस केस में। तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने से पहले जिसका भी टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हो उससे उनका पैन लेना बहुत ही जरूरी है या मैंडेटरी है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अभी हर बिजनेस में आप देखते हो तो आपको कमीशन या ब्रोकरेज देना कंपलसरी होता है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें आप किसी को कमीशन कमिट कर देते हो या कौन से ट्रांजैक्शंस पे ब्रोकरेज कंपलसरी रहता है। तो 194H ये जो सेक्शन है वो कमीशन और ब्रोकरेज इसके बारे में बात करता है। तो अभी देखते हैं कि कमीशन और ब्रोकरेज पे कितना परसेंट है। कमीशन और ब्रोकरेज पे हमें 5% डिडक्ट करना है। इंडिविजुअल हो, HUF हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो, जो भी हो, उनको हमें 5% स्टैंडर्ड रेट दिया है, तो 5% से हमें उनका TDS डिडक्ट करना है। अब इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000। अगर आप किसी बंदे को 15,000 से ज़्यादा ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो आपको 5% से TDS ऑन कमीशन या ब्रोकरेज डिडक्ट करना ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग सेक्शन लगता है सबको। तो इस सेक्शन में देखेंगे 194I सेक्शन, जो होता है TDS ऑन रेंट का सेक्शन। अभी TDS ऑन रेंट इन्होंने ना 2 टाइप्स में डिवाइड करे हैं। एक जो है वो है प्लांट और मशीनरी का रेंट, और दूसरा जो है वो है जगह का, फर्नीचर का, इन सब का रेंट। तो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली है तो उसका रेट है 2%, और अगर आपने फर्नीचर या जगह, जो ऑफिस रहता है हमारा, जनरली ऑफिस हम रेंट पे लेते हैं, फैक्ट्री शेड रेंट पे लेते हैं, वेयर हाउस रेंट पे लेते हैं, गोडाउन रेंट पे लेते हैं, तो अगर हमने ये ऐसी सारी चीज़ें रेंट पे ली है तो उसका रेट है 10%। अभी इसमें जो थ्रेशोल्ड है वो है 2,40,000 रुपीज़ पर एनम। तो अगर आपका ईयरली रेंट 2,40,000 के ऊपर जा रहा है तो आपको TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी है। 2,40,000 मतलब करीब करीब 20,000 पर मंथ के ऊपर अगर आपका रेंट पेबल है तो आपको उस पर TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। अभी इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट लेते हैं हम लोग। अगर आपने NRI की प्रॉपर्टी ले ली है रेंट पे तो आपको ये डायरेक्टली 10% से हाइक होके जाएगा 31.2% तक। अगर आपके लैंडलॉर्ड जो है वो US में रह रहे हैं और वो NRI है तो आपको ये ही रेंट के ऊपर 10% नहीं लेकिन 31.2% रेंट डिडक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हर एक सेक्शन में ये सारे सेक्शंस जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल के सेक्शंस मैंने बताए हैं। हर एक सेक्शन में परसेंटेज अगर वो NRI है तो चेंज होता जाएगा। तो पेमेंट टू NRIs और फॉरेन कंपनीज, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन है 195। इसके अंदर सारे पेमेंट्स जो NRI या फॉरेन कंपनीज को आप करते हैं उसके ऊपर का TDS बताया गया है। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट NRI को कर रहे हो तो अलग परसेंटेज रहेगा। अगर आप रेंट का पेमेंट, जैसे मैंने बताया कि अगर रेंट आप NRI को पेमेंट कर रहे हो तो आपको 10% की जगह 31.2% का रेट लग जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाता है जो है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो कि है 194IA का सेक्शन। तो अगर आप कोई फ्लैट बाय कर रहे हो या एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो जो कि 50 लाख के ऊपर है तो आपको उस पर 1% डिडक्ट करना है। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको TDS नहीं डिडक्ट करना है। जो भी बाय करेगा, बायर करेगा TDS डिडक्ट। तो अगर आप बाय कर रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी जो 70 लाख की है समझो, तो आपको 70 लाख पे 1% TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी है। ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी केस है। अगर आप इंडिविजुअल भी हो, आपका टर्नओवर 50 लाख या 1 CR के नीचे भी है, तब भी अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आपको, अगर वो 50 लाख के ऊपर है तो आपको 1% TDS उसका डिडक्ट करना पड़ेगा। एक रेंट का ही सब सेक्शन है, उसकी तरफ आते हैं 194IB। उसमें क्या कहा गया है कि अगर आप इंडिविजुअल हो और आप 50,000 के ऊपर रेंट दे रहे हो, आप भले ही सैलरीड इंडिविजुअल हो, आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हो, आप प्रोफेशन में भी नहीं हो, लेकिन आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और अगर आप रेंट 50,000 के ऊपर दे रहे हो तो आपको 5% TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी है। तो ये है ओवर एंड अबाउ ऑल द कंडीशंस ऑफ TDS कि अगर आप 50,000 के ऊपर रेंट पे कर रहे हो तो आपको TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट सेक्शन जो बहुत ही बड़ा सेक्शन है और बहुत यूज किया हुआ सेक्शन है वो है 94J,
194J TDS ऑन प्रोफेशनल फीस। अभी ये प्रोफेशनल फीस में रॉयल्टी आती है, टेक्निकल सर्विसेज आते हैं, प्रोफेशनल फीस आते हैं, और इसका सबका रेट है 10%। 10% से आपको TDS डिडक्ट करना है जो भी आप प्रोफेशनल सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज के लिए पैसे दे रहे हो उसके लिए। तो इस सेक्शन में देखते हैं पहले स्लैब्स क्या है। तो 194J जो सेक्शन है, ये सेक्शन में अगर आप प्रोफेशनल फीस जो है वो ईयरली 30,000 के ऊपर दे रहे हो तो आपको 10% से TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप वन टाइम 5,000 दे रहे हो और 5,000 करके अगर आप 12 मंथ्स भी दे रहे हो तो 60,000 होता है। मतलब अगर एक पर्सन को आप एनुअली 30,000 के ऊपर अगर पेमेंट कर रहे हो प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस का, तो आपको इस पे 10% डिडक्ट करना मैंडेटरी है। इसका सेक्शन है 194J। तो आपको ये सेक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर्स का सेक्शन है और ये सेक्शन है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा लग जाएंगे बिजनेस में, तो आपको ये सेक्शंस तो बाय हार्ट ही या मेमोराइज ही करने पड़ेंगे। दोस्तों ये सेक्शन हाल ही में इंट्रोड्यूस किया था जो है 194Q का, जो कहता है कि TDS ऑन सेल ऑफ गुड्स बराबर है। अभी ये सेक्शन को थोड़ा सा डिफरेंटली पढ़ते हैं हम लोग। सेल ऑफ गुड्स मतलब क्या, जो हमारा नॉर्मल सेल परचेस रहता है उसके लिए ये सेक्शन मैंडेटरी है। ये सेक्शन कब मैंडेटरी है, अगर जो बायर है बराबर है, जो भी बायर है उसने ये TDS डिडक्ट करना है, क्योंकि वो पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट TDS डिडक्ट करके करेगा। तो ये सेक्शन में बायर ने TDS डिडक्ट करना है बराबर, क्योंकि बायर पेमेंट करेगा तो बायर क्या करेगा, पेमेंट में से TDS निकाल देगा, TDS गवर्नमेंट को पे करेगा और बाकी की अमाउंट सेलर को दे देगा। तो अभी अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो ही ये सेक्शन में वो TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल रहेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर 50 लाख के ऊपर परचेस है उस सेलर से तो ही उसको TDS डिडक्ट करना है, और TDS भी उस एक्सेस अमाउंट पे डिडक्ट करना है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ए कंपनी है, बी कंपनी है। ए कंपनी कुछ गुड्स बी कंपनी के साथ लेती है। अगर ए कंपनी ने बिलिंग करा है 40 लाख का बी कंपनी के साथ, तो वो TDS डिडक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनका 50 लाख का एग्जेम्पशन सरपास नहीं हो रहा है। ए कंपनी का टर्नओवर है 12 करोड़ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, और वो 40 लाख का बिलिंग कर रही है, TDS डिडक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है। अभी ए कंपनी ले रही है 60 लाख के गुड्स बी कंपनी से, तो वो TDS डिडक्ट करेगी, लेकिन 60 लाख के ऊपर नहीं, ऊपर के जो एक्सीडिंग जो है, मतलब जो 10 लाख रुपए है, उस 10 लाख के ऊपर 0.1% से वो TDS डिडक्ट करेगी। कितने परसेंट से करेगी? 0.1% से वो TDS डिडक्ट करेगी। नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि अगर ए कंपनी का टर्नओवर 8 करोड़ ही है और वो बी कंपनी से 60 लाख के गुड्स परचेज कर रहा है, तो वो TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो 10 करोड़ के ऊपर है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो अगर वो 6 लाख के गुड्स लेती है या 60 लाख के गुड्स लेती है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका टर्नओवर एलिजिबिलिटी से कम ही है, तो ये सेक्शन इनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। चट से रिवाइज करते हैं। अगर 12 करोड़ टर्नओवर है और 40 लाख का परचेस है तो TDS नहीं डिडक्ट करेंगे। अगर 12 करोड़ का टर्नओवर है और 60 लाख का परचेस है तो ऊपर के 10 लाख पे ही 0.1% TDS कटेगा। अगर 8 करोड़ का टर्नओवर है, 60 लाख का परचेस है, तो TDS सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आई होप ये आप सबको क्लियर है। तो हमने सारे मोटा मोटी सारे सेक्शंस जो है कवर कर रहे हैं जो आपको नॉर्मल बिजनेस में लगने वाले हैं। अभी हम जाएंगे कि ये जो पेमेंट में से हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो उसकी ड्यू डेट क्या है। तो अभी हम देखेंगे सारे ड्यू डेट के पोर्शंस। तो ड्यू डेट का जो चैप्टर है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है कि पेमेंट की ड्यू डेट कब है और दूसरा है कि TDS रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट कब है। पहले हम देखेंगे कि पेमेंट की ड्यू डेट क्या है। तो पेमेंट की ड्यू डेट कब रहती है? पेमेंट ड्यू डेट TDS की जो रहती है वो हर महीने के 7 तारीख को होती है। यानी कि अगर आपने जनवरी में किसी का TDS डिडक्ट करा है तो उसकी ड्यू डेट रहेगी 7 फरवरी तक। अगर आपने TDS फरवरी में करा है तो उसकी ड्यू डेट रहेगी 7 मार्च तक। तो हर एक महीने के 7 तारीख को आपने पिछले मंथ में जो भी TDS डिडक्शंस की है वो सारी पेमेंट्स आपको
नेक्स्ट मंथ के 7th तारीख तक करने हैं। ये हो गई पेमेंट की ड्यू डेट। अभी पेमेंट की ड्यू डेट में एक एक्सेप्शन आता है, मार्च का जो रहता है, क्योंकि मार्च में तो हमारा ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो उसमें अगर जो भी मार्च के आपके टीडीएस डिडक्शंस है वो पे करने के लिए आपको 30th अप्रैल तक तारीख दी हुई है। अब जाते हैं फाइलिंग के ड्यू डेट्स में। तो टीडीएस फाइलिंग की जो ड्यू डेट रहती है वो कौन सी रहती है? तो टीडीएस का फाइलिंग तो क्वार्टरली होता है और उसकी ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ के 31st को होती है, यानी कि जब क्वार्टर एंड होता है तो जैन फेब मार्च का क्वार्टर, चलो ये क्वार्टर नहीं लेते हैं, दूसरा क्वार्टर लेते हैं क्योंकि इस क्वार्टर में थोड़ी सी एक्सेप्शन है। तो अगर मई अप्रैल मई जून का क्वार्टर है तो अप्रैल मई जून के क्वार्टर का कब होगा ड्यू डेट? 31st जुलाई, 31st जुलाई को होगा। और जुलाई अगस्त सितंबर इस क्वार्टर का ड्यू डेट रहेगा 31st अक्टूबर को। तो क्वार्टर जब भी एंड होता है तो आपको उसके एक महीने बाद आपकी ड्यू डेट आती है। तो जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वार्टर है। जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है, उसकी ड्यू डेट रहेगी आपकी 31st मई, यानी कि अप्रैल मंथ आपको पूरा मिलता है क्योंकि वहाँ पे आपकी पेमेंट डेट आती है 30th अप्रैल। तो उसके बाद आपको एक महीना मिलता है टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए। तो अभी हमने पेमेंट्स के ड्यू डेट भी देख लिए, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट्स भी देख लिए। चलो आगे जाते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी में। अभी पहले लेते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में भी हमें दो पोर्शंस मिलेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है टीडीएस नॉट डिडक्टेड का, मतलब आपने टीडीएस डिडक्ट करा ही नहीं है वो पेमेंट पे, तो उसके लिए अलग से इंटरेस्ट है। और दूसरा आता है टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड, मतलब आपने पेमेंट में से तो टीडीएस डिडक्ट करा है लेकिन वो टीडीएस आपने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया। तो इन दो केसेस में हमें कौन सा इंटरेस्ट एप्लीकेबल है? चलो पहला केस लेते हैं कि आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करा है, आपने वैसे ही पेमेंट दे दिया, आपने टीडीएस उस पर डिडक्ट करा ही नहीं, तो उसके लिए इंटरेस्ट है 1% पर मंथ के हिसाब से। तो अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस में कैसे होता है। तो आपने अगर फरवरी में टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था और आपने अगर नहीं किया है और अगर अप्रैल में किया है तो आपको वो 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा 1% से। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है कि आपने टीडीएस डिडक्ट करा है लेकिन वो टीडीएस आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तो उसके लिए इंटरेस्ट है 1.5% पर मंथ तक। मतलब फरवरी में अगर आपने पेमेंट किया है, टीडीएस डिडक्ट भी करा है, लेकिन वो 7 मार्च तक आपने पे नहीं किया है और वो आपने किया पेमेंट अप्रैल में, तो आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का 1.5% से इंटरेस्ट लग जाएगा। और पर मंथ के हिसाब से ये आपको डेज में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको मंथ्स में ही देखना पड़ेगा कि क्या है। तो आपको मंथ्स में कन्वर्ट करके ये पेमेंट करना पड़ेगा जो कि 3 मंथ्स का है। नेक्स्ट आते हैं फीस पे। अभी लेट फाइलिंग फीस कितनी है? तो इसका सेक्शन रहता है 234E। ये सेक्शन के अंडर आपको पर डे 200 की पेनल्टी लग जाती है अगर आपने टीडीएस रिटर्न लेट फाइल करा तो। अभी इसमें एक कैच है, वो क्या है कि टीडीएस का जो ये फाइलिंग फी है, लेट फाइलिंग फी है, वो आपके टीडीएस अमाउंट के ऊपर नहीं जा सकती। अगर आपका टीडीएस अमाउंट उसमें 2000 है और पेनल्टी 5000 आ रही है तो आपकी पेनल्टी 2000 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आपकी पेनल्टी टीडीएस अमाउंट के ऊपर नहीं बढ़ सकती। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, पेनल्टी ही इतनी आ जाती है जितना कि टैक्स भी नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने किया है कि 200 रुपये पर डे अप टू फाइलिंग अप ऑफ योर रिटर्न, लेकिन ये जो 200 रुपये क्यूमुलेटिव जो भी फी आ रही है वो आपके टीडीएस पेएबल अमाउंट के ऊपर नहीं जा सकती। तो ये है कंक्लूसिव हमारा टीडीएस का सेक्शन। दोस्तों अगर आपको इसमें भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल देना, मैं आपको वो रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू।